हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परिवहन तंत्र का तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हार्मोन्स, इन सभी का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य इन परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है। पौधों में परिवहन तंत्र अर्थात पौधों में जल, खनिज आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य संवहन तंत्र के माध्यम से होता है, जबकि जंतुओं में परिवहन का कार्य परिवहन तंत्र के माध्यम से होता है और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम में यह परिवहन का कार्य विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम में परिवहन की क्रिया किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो वह विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। आज के इस वीडियो में हम जंतुओं में परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जंतुओं में परिवहन तंत्र अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का कार्य रुधिर और लसिका के माध्यम से होता है। सबसे पहले हम रुधिर के बारे में पढ़ेंगे। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का अर्थ होता है जिसमें बहने की क्षमता होती है। संयोजी का अर्थ होता है जो बहुत से पदार्थों से मिलकर बना होता है, और ऊतक का अर्थ होता है कोशिकाओं का समूह, जिसे ऊतक कहते हैं। रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और यह दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, अर्थात इसके दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला घटक है प्लाज्मा और दूसरा घटक है रुधिर कणिकाएं। रुधिर में दो घटक प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं होती है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है जबकि रुधिर कणिकाएं 45% होती है। सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है और इसमें 90% भाग जल होता है, जबकि 10% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक पदार्थ होता है। रक्त प्लाज्मा के माध्यम से ग्लूकोज, प्रोटीन, हार्मोन्स आदि अवयवों का संवहन होता है, अर्थात ग्लूकोज, प्रोटीन, हार्मोन्स आदि का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में रक्त प्लाज्मा के माध्यम से संवहन होता है। रुधिर कणिकाएं जो कि रुधिर का 45% होती है, इसमें 3 घटक होते हैं। पहला घटक है लाल रुधिर कणिका, दूसरा घटक है श्वेत रक्त कणिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका को आरबीसी कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी कहते हैं और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम लाल रुधिर कणिका के बारे में पढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिका जो कि रुधिर कणिका का एक घटक है। कुल रुधिर कणिकाओं का 99% भाग लाल रुधिर कणिकाएं होती है, अर्थात रुधिर कणिकाओं में सबसे अधिक लाल रुधिर कणिकाओं की मात्रा होती है। आरबीसी लाल रुधिर कणिका को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्न में से आरबीसी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसे एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है, अर्थात जिन प्राणियों की रीढ़ की हड्डी होती है उन सभी प्राणियों में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग क्यों होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग उसमें पाया जाने वाला प्रोटीन वर्णक के कारण होता है और इस प्रोटीन वर्णक को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग किस कारण से होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि प्रोटीन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम एक प्रकार का रंजक होता है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीम नामक रंजक के केंद्र में लोहा पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने और मुक्त करने की क्षमता होती है, और इसी क्षमता के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के माध्यम से होता है। यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। स्तनधारी वर्ग में लाल रुधिर कणिकाओं के जीव द्रव में केंद्रक का अभाव होता है, अर्थात स्तनधारी वर्ग में लाल रुधिर कणिका का जीव द्रव होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है। इसमें ऊट एक अपवाद है। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मंजा में होता है। अस्थि मंजा अर्थात बोन नैरो, हड्डियों के बीच का खोखला भाग होता है, वहाँ पर लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का कार्य। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है।
परीक्षा में यह पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है या उसकी जीवन अवधि कितनी होती है, तो 100 से 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहता है। और इसकी मापक इकाई क्या? आरबीसी की मापन इकाई ग्राम डेसीलीटर होती है। परीक्षा में यह पूछा जा चुका है कि आरबीसी की मापन इकाई क्या होती है, तो आरबीसी को ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और एक थैलेसीमिया नामक रोग जो कि एक आनुवांशिक रोग है, और इस रोग होने के कारण हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है। जब हीमोग्लोबिन में आयरन की अधिकता हो जाती है तो हीमोक्रोमेटोसिस नामक रोग होता है और इसे रक्त वर्णकता भी कहते हैं। इसके पश्चात हम दूसरा रक्त कणिका श्वेत रक्त कणिका के बारे में पढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और इसे एक अन्य नाम सुरक्षा सिपाही कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिका के माध्यम से हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार के विषाणु जीवाणु प्रवेश करते हैं, श्वेत रक्त कणिका के माध्यम से ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर उन विषाणु जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। इस कारण इसे सुरक्षा सिपाही कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। हमने अभी पढ़ा कि आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, वैसे ही श्वेत रक्त कणिका के जीवद्रव में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है। ल्यूकोपीनिया नामक रोग होने से शरीर के बीमारी के बचाव करने की शक्ति कम हो जाती है, अर्थात शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है? तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइटोपेनिया नामक रोग होता है। इन दोनों रोगों को हमें याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ल्यूकोसाइटोपेनिया नामक रोग होता है। मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिका की मात्रा 4 से 9000 के बीच में होती है। श्वेत रक्त कणिका में लिम्फोसाइट्स पाया जाता है और इसी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है और यही एंटीबॉडी हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है और इसी प्रतिरोधक क्षमता के माध्यम से हमारे शरीर में किसी प्रकार के जीवाणु विषाणु प्रवेश करते हैं तो उसका नाश करती है। श्वेत रक्त कणिकाओं के कार्य की बात करें तो श्वेत रक्त कणिका जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, साथ ही यह मृत कोशिकाओं का भक्षण भी श्वेत रक्त कणिका के माध्यम से किया जाता है। श्वेत रक्त कणिका संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, अर्थात यह संक्रमण से हमारे शरीर को बचाता है। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। हमने देखा कि लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, वैसे ही श्वेत रक्त कणिका का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। इसके पश्चात हम अगले कणिका देख लेते हैं जिसे पिट्टकाणु कोशिका या थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स कहा जाता है। यह केवल स्तनधारी वर्ग में ही पाया जाता है और यह केंद्रकहीन होता है। हमने अभी देखा कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के जीवद्रव में केंद्रक पाया जाता है, जबकि प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है और यह केवल स्तनधारी वर्ग में होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 8 से 12 दिन होता है। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का कार्य रुधिर का थक्का जमाना होता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगती है और रक्त का बहाव होता है तो प्लेटलेट्स के माध्यम से ही रुधिर का थक्का जमता है, अर्थात रुधिर बहना बंद हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है और हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। इसे शाही रोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सबसे पहले ब्रिटिश राजघराने में देखा गया। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू नामक रोग होता है तो उसके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब हम रुधिर के कार्य देख लेते हैं। रुधिर का प्रमुख कार्य है परिवहन करना और ताप नियंत्रण। परिवहन के अंतर्गत पची हुई भोज्य सामग्री और उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जाता है, जबकि ताप नियंत्रण के अंतर्गत यकृत और पेशियों में उत्पन्न ताप को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है और जिससे पूरे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। इसके पश्चात हम रुधिर वर्ग देख लेते हैं। रुधिर वर्ग अर्थात ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O।
ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसे हमें याद रखना है। और ब्लड ग्रुप में भिन्नता का क्या कारण होता है, अर्थात ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी अलग अलग क्यों होते हैं? प्रमुख कारण है कि इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जिसे एंटीजन भी कहा जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिस रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होता है उसे ब्लड ग्रुप ए कहते हैं, जिसमें एंटीजन बी होता है उसे ब्लड ग्रुप बी कहते हैं, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होता है उसे ब्लड ग्रुप ए बी कहते हैं, और जिसमें एंटीजन नहीं होता है अर्थात जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं होता है उसे ब्लड ग्रुप ओ कहते हैं। इसे हमें याद रखना है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और जिसमें एंटीजन ए उपस्थित हो उसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे, जिसमें बी उपस्थित हो उसे ब्लड ग्रुप बी कहेंगे, और जिसमें दोनों उपस्थित हो उसे ए बी कहेंगे, और जिसमें दोनों अनुपस्थित हो उसे ओ कहेंगे। इसके पश्चात हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने अभी पढ़ा एंटीजन ए, एंटीजन बी वह आंतरिक एंटीजन होता है, जबकि बाह्य एंटीजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, केमिकल ये सभी बाह्य एंटीजन होते हैं। यह भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीजन जो हमारे शरीर के बाहर से प्रवेश करता है उसे बाह्य एंटीजन कहते हैं, और यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। जब यह हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वह हमारे शरीर के पोषक पदार्थों से अपने स्वयं का प्रतिरूप अर्थात कॉपी बनाने लगता है, और यह एंटीजन के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंटीबॉडी का निर्माण होता है। अर्थात जब हमारे शरीर में एंटीजन अर्थात कोई बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाती है, और इसी प्रतिरक्षा तंत्र के उत्तेजित होने के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, और यह बैक्टीरिया, विषाणु को नष्ट कर देता है। श्वेत रक्त कणिका जिसे रक्षक कणिका कहा जाता है, और इस रक्षक कणिका में गामा ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इसी प्रोटीन के रूपांतरण से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, और वह हमारे शरीर में प्रवेश किए गए बैक्टीरिया, वायरस को नष्ट कर देता है। इसके पश्चात हम रक्त का आधान देख लेते हैं, अर्थात जब किसी व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो समान रक्त वर्ग अर्थात समान ब्लड ग्रुप वाले को उसी ब्लड ग्रुप दिया जाता है, अलग नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों होता है उसे हम देख लेते हैं। तो हमारे शरीर में सामान्य अवस्था में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होता है, एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी ए होता है। वैसे ही एंटीजन ए बी जब दोनों उपस्थित हो अर्थात ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होता है तो उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है, और जब एंटीजन अनुपस्थित हो अर्थात ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन अनुपस्थित होता है तो उसमें दोनों एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होते हैं। यह सामान्य अवस्था में होता है। हम देख सकते हैं कि सामान्य अवस्था में एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी होता है, अर्थात समान एंटीजन के साथ समान एंटीबॉडी आपस में नहीं होते हैं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए हो तो वे आपस में चिपक जाएंगे अर्थात अभिश्लेषण की क्रिया होगी, और जिसके कारण रक्तवाहिनियाँ अर्थात हमारी नाड़ी जो है उसमें अवरोध उत्पन्न होगा और रक्त का प्रवाह रुक जाएगा, और जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ब्लड चढ़ाते समय हमें यह ध्यान रखना है कि एंटीजन ए और एंटीजन बी आपस में न मिले, इसलिए जो रक्त वर्ग है उसे उसी रक्त वर्ग का ही रक्ताधान करना चाहिए। रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस समूह को सर्वदाता कहा जाता है, तो रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है, और यह सभी को रक्त दे सकता है। सर्वदाता मतलब सभी को रक्त दे सकता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, अर्थात यह सभी से रक्त ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। परीक्षा में यह पूछा जाता है कि निम्न में से किस समूह को सर्वग्राही कहा जाता है, तो रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्ताधान के समय हमें यह ध्यान देना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में न मिले, अर्थात समान रक्त समूह वाले को समान रक्त समूह का ही रक्त दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात हम परिवहन तंत्र का दूसरा भाग लसिका देख लेते हैं। लसिका एक प्रकार का रंगीन द्रव होता है, और इसमें आरबीसी और प्लेटलेट्स नहीं होता है, इसमें केवल डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है।
इसमें ऑक्सीजन और परिवहन बहुत कम मात्रा में होते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं। अर्थात रक्त में जहां ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होती है। अर्थात रक्त जो है हमारे शरीर के शुद्ध पदार्थों का परिवहन करता है, जबकि अशुद्ध पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन लसिका के माध्यम से होता है। परीक्षा में एक अन्य चीज़ पूछा जाता है कि सीरम किसे कहते हैं। तो जब रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो शेष बचे पदार्थ को सीरम कहते हैं। इसे हमें याद रखना है कि सीरम किसे कहते हैं कि जब रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो उसे सीरम कहते हैं। इसके पश्चात हम RH फैक्टर को देख लेते हैं। RH फैक्टर का अर्थ होता है कि कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, कोई ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। तो यह किस कारण होता है? तो यह उसमें उपस्थित तत्व RH फैक्टर के कारण होता है। जिसमें यह फैक्टर उपस्थित होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें यह अनुपस्थित होता है उसे नेगेटिव कहते हैं। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वीनस नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे हमें याद रखना है कि RH फैक्टर की खोज किसने की थी। तो लैंडस्टीनर और वीनस ने RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर भी एक प्रकार का एंटीजन होता है। जैसे हमने पढ़ा एंटीजन A और एंटीजन B, वैसे ही RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन होता है। इसकी खोज सबसे पहले रिसर्च बंदर में देखा गया था। परीक्षण के पश्चात इस RH फैक्टर की खोज हुई। यह एंटीजन जिस रक्त समूह में होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं। अर्थात अगर रक्त समूह A में यह RH फैक्टर उपस्थित हो तो उसे A पॉजिटिव, B में उपस्थित हो तो उसे B पॉजिटिव कहेंगे। अगर यह एंटीजन अनुपस्थित है तो उसे A नेगेटिव या B नेगेटिव कहा जाता है। रक्त आधान के समय हमें इसका ध्यान रखना है कि A पॉजिटिव रक्त समूह को केवल A पॉजिटिव रक्त समूह ही आधान करना चाहिए। अगर रक्त समूह A पॉजिटिव को A नेगेटिव दिया जाता है तो पहली बार में मात्रा कम होने के कारण प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दूसरी बार में ऐसी स्थिति होने पर रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, जिससे रक्त चिपक जाएगा, रक्तवाहिनियों में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें रक्त समूह A पॉजिटिव को A पॉजिटिव ही देना चाहिए, A नेगेटिव नहीं देना चाहिए। इसके पश्चात हम कुछ MCQ देख लेते हैं जो कि विगत वर्ष परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला प्रश्न, रुधिर होता है। रुधिर एक उपकलित ऊतक है, रुधिर एक संयोजी ऊतक है, रुधिर उपरोक्त में से दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है गुर्दे में, तीसरा ऑप्शन है हृदय में और चौथा ऑप्शन है अस्थि मज्जा में। तो हमने अभी पढ़ा कि लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका दोनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को बोन नैरो कहा जाता है। हड्डियों के बीच के खोखले भाग, वहाँ पर रक्त का निर्माण होता है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव रक्त में श्यानता का कारण है। ऑप्शन ए है रक्त में प्रोटीन के कारण, ऑप्शन बी है रक्त में बिम्बाणु के कारण, ऑप्शन सी है रक्त में RBC और WBC के कारण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा प्लाज्मा में उपस्थित बिम्बाणु के कारण। अगला प्रश्न है रक्त का pH मान कितना होता है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 7.4 और ऑप्शन डी है 6.4। तो रक्त का pH मान होता है 7.4। इसके पश्चात अगला प्रश्न है मानव में श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 0.07, ऑप्शन बी है 0.007, ऑप्शन सी है 0.7 और ऑप्शन डी है 0.007। तो इसका सही आंसर है 0.07 मिलीमीटर होता है। अगला प्रश्न है WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लसिका ग्रंथि में, दूसरा है प्लीहा में, तीसरा है पैनक्रियाज में और चौथा है यकृत में। तो WBC का बनना और RBC का विनाश जो है प्लीहा में होता है। WBC का निर्माण अस्थि मज्जा साथ ही साथ प्लीहा, इन दोनों स्थानों पर होता है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एंटीजन वह पदार्थ है जो। तो एंटीजन कौन सा पदार्थ है। पहला ऑप्शन है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन बी है विषाक्तता के उपचार के लिए, ऑप्शन सी है शरीर के ताप को कम करने के लिए
और ऑप्शन डी है प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि बाह्य एंटीजन जो कि बाहरी विषाणु या जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वह एंटीबॉडी अर्थात प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। तो ऑप्शन डी प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करना एंटीजन का कार्य है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया प्लेटलेट्स के द्वारा होती है और इसके अंतिम चरण में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का फाइब्रिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन होता है। तो यह किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है पेप्सिन के कारण, ऑप्शन बी है माल्टेज के कारण, ऑप्शन सी है थ्रोम्बिन के कारण और ऑप्शन डी है प्रोटाम्बिन के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा थ्रोम्बिन के कारण। रक्त का थक्का थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी है अनीमोमीटर, ऑप्शन सी है स्फिग्नोमैनोमीटर और ऑप्शन डी है एमीटर। तो इसका सही आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्तदान में सार्वत्रिक दाता किसे कहा जाता है, अर्थात ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है रक्त समूह ए, ऑप्शन बी है रक्त समूह बी, ऑप्शन सी है रक्त समूह ओ और ऑप्शन डी है रक्त समूह ए बी। तो रक्त समूह ओ जिसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है यह सभी रक्त समूह को रक्त दे सकता है, जबकि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यह सभी रक्त समूह से रक्त ले सकता है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी हो जाती है तो श्वास में कमी आती है, तो श्वास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कम हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगी, तीसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होगी और चौथा ऑप्शन है पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो जब ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है अर्थात हमारे श्वास में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो सांस की गति बढ़ जाएगी। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, लौह का उपयोग और रक्ताल्पता को रोकना। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्ति का रक्तचाप 140 mm Hg है, तो यहाँ Hg का क्या तात्पर्य है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है हीलियोग्राफ और ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। यहाँ पर रक्तचाप 140 mm Hg, यहाँ Hg का तात्पर्य होता है मरकरी। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो इसका ऑप्शन ए है 60 और 100, ऑप्शन बी है 80-140, ऑप्शन सी है 60 और 120 और ऑप्शन डी है 120 और 80। तो मनुष्य का औसत रक्तचाप 80 और 120 होता है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। RBC, WBC, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। तो मानव शरीर को संक्रमण से रक्षा WBC के द्वारा किया जाता है, जिसे रक्षक सिपाही कहा जाता है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है। रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ अर्थात जो रक्त को जमने से रोकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। तो इसका सही आंसर होगा हेपेरिन। रक्त में हेपेरिन की उपस्थिति के कारण रक्त जमता नहीं है। इसके पश्चात हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा, तीसरा ऑप्शन है अस्थिमज्जा और चौथा ऑप्शन है गुर्दा। तो RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हृदय की संरचना, हृदय के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे भी और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।